हमारा आज का लेक्चर है स्टोरेज डिवाइसेस से रेलेवेंट। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है इसमें कोई एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जिस तरह स्टोरेज हमने करेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी कि कंप्यूटर का वन ऑफ द मेन टास्क जो है वो स्टोरेज से रेलेवेंट है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम स्टोरेज डिवाइसेस से रेलेवेंट जो है आज पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो है कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म का स्टोरेज जो है हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है और मे भी आपको उस चीज़ का आइडिया ना हो। तो इन क्या ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, फीचर्स हैं जो कि हमारी स्टोरेज डिवाइसेस से रेलेवेंट है। ठीक है, जिस तरह हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी पढ़ा कि जैसे आपने देखा कि मॉनिटर्स जो हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे एस्पेक्ट रेशो है, कंट्रास्ट रेशो है, रेजोल्यूशन है। तो वो सारी चीज़ें एक मॉनिटर से रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जो हमने स्टडी किया था। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर भी बहुत सारी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस को डिफाइन करती हैं, जैसे रीड स्पीड है, राइट स्पीड है, वोलेटिलिटी है। तो वो क्या होती हैं, वो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी किस्म के उसके अलावा जो मेन हमारी स्टोरेज डिवाइस है उनके अलावा कितनी किस्म की या और कौन सी स्टोरेज डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात होगी। स्टोरेज डिवाइस जो है, जो भी डाटा स्टोर करने में हमें हेल्प आउट कर रही है, वो जारी बात है ऐसी डिवाइस जो डाटा स्टोर कर रही है वो स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस को अगर हम डिवाइड करें तो इनकी डिवीजन इस तरह की जा सकती है कि मेन हमारे पास 4 कैटेगरीज बनेगी। एक तो प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, टर्शरी स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, तो अब आगे हैं क्या, ये मैं आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो स्कीमेटिक्स बनी हुई है, डायग्राम जो बनी हुई है, इसको ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी स्टोरेज के अंदर जो है हमारे पास इस तरह की चीज़ें जैसे रैम है, कैशे मेमोरी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो आपकी हार्ड ड्राइव है, उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जो टर्शरी, या आप ये समझें कि अगर ये हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज या सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल जो स्टोरेज है आपके कंप्यूटर के लिए या आपके सीपीयू के लिए, वो प्राइमरी स्टोरेज है। तो जिस तरह यानी सीपीयू से स्टोरेज दूर होता जाता है, तो उस तरह यानी कि प्राइमरी स्टोरेज सबसे नज़दीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज है और टर्शियरी स्टोरेज फिर उससे ज़्यादा दूर है। ऑफलाइन स्टोरेज तो ये है कि उससे डिस्कनेक्ट ही होता है, जब आप प्लग इन करेंगे तो वो चलेगा। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है कि इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि ये एक कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा इसकी मेन मेमोरी है और इसको डायरेक्टली जो है कनेक्ट करती है सीपीयू के साथ, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि हमने बात की थी हर चीज़ कंप्यूट करता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो सीपीयू को आपको पता है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है और उनको स्टोर करके अगली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। तो उसको ये चीज़ चाहिए कि अगली जोन सी इंफॉर्मेशन उसने प्रोसेस करनी है वो भी उसको रेडिली अवेलेबल हो, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ले उसको भी वो रेडिली स्टोर कर सके। तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर इस प्राइमरी स्टोरेज की हेल्प आउट ले रहा होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज में ये रैम, रोम और कैशे मेमोरी जो है वो आ जाती है। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखें तो जैसे आप ब्राउज़र के अंदर आपने फ़र्ज़ करें क्रोम खोला है, गूगल क्रोम, और उसके ऊपर आपने देखते हैं कि मे बी यूट्यूब आपने खोल ली, ठीक है? तो आप देखते हैं कि एक टैब पे आपने यूट्यूब खोली और नेक्स्ट टैब में जब आप दोबारा यूट्यूब का लिंक ओपन करेंगे, तो वो फर्स्ट टाइम से रिलेटिवली क्विकली जो है वो लोड हो जाएगा आपका। वो किस लिए? वो इसलिए कि उसका रेलेवेंट डाटा जो है वो आपकी कैशे मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर था। मतलब कैशे के अंदर हम वो चीज़ें यूजुअली स्टोर की जाती हैं जो कि फ्यूचर के अंदर आपको क्विकली एक्सेसिबल चीज़ों को कर सके। यानी अगर आप एक वेब पेज जो है ऑलरेडी लोड किया हुआ था, तो आपने जब दोबारा उसको लोड करेंगे तो क्योंकि वो कैशे मेमोरी में था पड़ा हुआ, तो वो दोबारा फटाफट जो है आप देखेंगे कि वो क्विकली जो है लोड हो जाएगा। तो कैशे बेसिकली इस तरह वर्कआउट कर रही होती है कि जो फ्यूचर के अंदर हमें चीज़ रिक्वायर्ड हो सकती है वो कैशे मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है, ताकि अगर हम उसको दोबारा एक्सेस करें तो वो क्विकली अवेलेबल हो।
तो सबसे पहला रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता है कि जैसे हमारे फ़ोन्स में भी रैम है, हमारे कंप्यूटर में भी रैम है। हमने बात की थी कि रैम कम ज़्यादा होने से क्या होता है, उसमें हमने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर रैम ज़्यादा है तो आप एट द टाइम जो ओपन एप्लीकेशंस हैं आपकी वो ज़्यादा रन कर सकते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास फ़ोन है जिसके अंदर 8 जीबी रैम है, तो एक दूसरा फ़ोन अगर कंपैरिज़न में लें जिसके अंदर मेबी 4 जीबी रैम है, तो 8 जीबी रैम वाला फ़ोन क्या कर सकता है, वो ज़्यादा एप्लीकेशंस खोल के चला सकता है। यानी कि अगर आपने कोई गेम खोली है, उसको पीछे करके आप व्हाट्सएप खोल लेते हैं या फिर आप यूट्यूब खोल लेते हैं, जब दोबारा आप उस गेम को ओपन करेंगे तो वो लोड हो जाएगी क्योंकि उसकी रैम ज़्यादा है, वो चीज़ों को एट द टाइम अपनी मेमोरी में स्टोर रख सकता है। लेकिन अगर रैम कम होगी तो हम ज़ाहिर बात है ज़्यादा चीज़ें जो हैं एट द सेम टाइम प्रोसेस नहीं कर पाएँगे, हमें कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, फिर अगली चलानी पड़ेगी। तो ये बेसिकली रैम कर रही होती है। अब रैम जो है वो क्या कर रही है, जैसे इसका नेम आपको ये शो कर रहा है कि ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक तो इसकी 2 टाइप्स हैं जी, डायनामिक और स्टैटिक, इस पे भी मैं आता हूँ। तो ये बेसिकली है। स्टैटिक जो है ये कह लें कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले इस पे देख लेंगे। फास्टर है स्टैटिक, मोर एक्सपेंसिव है, पावर कंज़म्पशन जो है इसकी ज़्यादा है, डज़न्ट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ये बेसिक जो है रिफ्रेशिंग जो है ये हमारा है मेन इसके अंदर समझने की चीज़ कि आपकी जो रैम है, जिस तरह आप फ़र्ज़ करें इसको कंपैरिज़न में अगर मैं हार्ड ड्राइव पे लूँ या यूएसबी के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है आप फ़र्ज़ करें, उसके साथ अगर रैम के डाटे को कंपेयर करें, तो उसमें ये फ़र्क है कि रैम के अंदर जो भी डाटा लोड होगा, उसको ये रिफ्रेश करेगा हर सेकंड के अंदर कई दफ़ा। और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है पावर कंज़म्पशन लगेगी, उसके अंदर एनर्जी लगेगी, ठीक है? तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि अगर कोई आप गेम खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें रैम इन्वॉल्व्ड है, तो जैसे लाइट जाती है, तो आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो सारा डाटा रैम के ऊपर था। और रैम को अगर हम पावर ख़त्म करेंगे, तो वो उसको रिफ्रेश नहीं कर पाएगा। अगर वो रिफ्रेश नहीं करेगा, तो वो आपका जो डाटा है, वो रिटेन नहीं होगा। अगर डाटा रिटेन नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब वो स्टोर नहीं हुआ। तो रैम जो है नॉर्मली जो रैम हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, जिसको हम रैम कह रहे होते हैं यूजुअली, वो डायनामिक रैम होती है, ठीक है? इस तरह की रैम जो आपके सिस्टम में लगती है। तो ये रैम जो है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है अपना डाटा, मतलब फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोई आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट खोली है, तो उसको बार-बार जो है उसको उसके डाटे को रिफ्रेश करता रहेगा हर सेकंड में। तो तब वो अपने मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर पाएगा, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह हार्ड ड्राइव के अंदर होता है कि हमने एक दफ़ा वहाँ पे चीज़ पेस्ट कर दी तो वो वहाँ पे पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है। उसको अपने यानी दिमाग में रखने के लिए उसको बार-बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। तो ये फ़र्क है। स्टैटिक रैम भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़्यादा इतनी कह लें कि कॉमन नहीं है, ठीक है? रैम जो यूजुअली आती है वो डायनामिक ही होती है। मेबी किसी लोअर एप्लीकेशंस के अंदर किसी छोटे कह लें इक्विपमेंट के अंदर जो है, जहाँ पे एक्सटेंडेबल चीज़ ना चाहिए हो, क्योंकि रैम आपको पता है कि हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल स्लॉट्स हो सकती हैं रैम लगाने की। लेकिन अगर कोई इक्विपमेंट लिमिटेड उसकी लिमिटेड स्कोप है और जहाँ पे हमें चीज़ें रिप्लेस नहीं करनी, वहाँ में भी स्टैटिक रैम लगी हुई हो, ठीक है? तो स्टैटिक और डायनामिक में ये फ़र्क है तो कि स्टैटिक जो है इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। यानी कि उसके अंदर एक दफ़ा डाटा लोड हो गया, तो उसको बिजली नहीं चाहिए होगी, उसको पावर नहीं चाहिए होगी, उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो हर दफ़ा वो अवेलेबल होगी। लेकिन जो डायनामिक रैम है उसके अंदर जो है वो हमें चीज़ों को रिफ्रेश करना पड़ेगा बार-बार, अदरवाइज़ वो चीज़ें जो हैं वो लॉस हो जाएँगी हमारी। तो लेकिन ये है कि ये स्लोअर है और लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है? पावर कंज़म्पशन इसकी स्टैटिक की निस्बत कम है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये आप अपने ज़हन में रखें। अच्छा, सेकंड जो है रोम है, ठीक है? तो रैम और रोम में ये चीज़ फ़र्क रखें। एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि आप कोई भी चीज़ रैंडमली एक्सेस करेंगे, तो वो आपकी रैम में चली जाएगी, ठीक है? जो चीज़ भी रैम में जाएगी, उसको हमने कहा है कि वो बार-बार उसको अपने मेमोरी में लोड करता रहेगा, बार-बार उसको हर सेकंड में कई दफ़ा जो है, उसको दोबारा-दोबारा वो यानी कह लें कि ज़ेन-शीन करना पड़ेगा, या उसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो डाटा वो खो देगा। लेकिन रोम जो है इसका मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी।
आपके यहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो रोम क्या कर रही है, हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी होती है जो कि किसी भी कंप्यूटर के लिए एक क्रिटिकल वैल्यू रखती है, यानी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि आपका ये बायोस है, ये कह लें कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बियोस चिप में क्या होता है कि इसके अंदर वो बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि फर्ज करें जब हमने कंप्यूटर को ऑन करना है तो ये हर चीज़ को कनेक्ट कर दे, ये हमारे माउस को उठा ले, कीबोर्ड को उठा ले, ये फैन जो कंप्यूटर का सीपीयू का फैन है उसको ऑन कर दे, ये जो है विंडोज जो हुई हुई है उसको हमारी रैम के अंदर लोड कर दे। तो ये बेसिक काम जो है ये तो मतलब जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ये लाजमी हमें चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम हार्ड ड्राइव चेंज की है तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर है यानी जिसने सारे काम करवाने हैं वो भी खत्म हो जाए साथ ही, यानी हमें उसमें बार बार ये करना पड़े। तो ये चीज़ क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे सीपीयू को चाहिए ही चाहिए, वो फिर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो किसी चिप के अंदर, जैसे ये आपको यहाँ लगी नज़र आ रही है, ऐसी चिप के अंदर वो डाटा स्टोर करके आपके मेन मदरबोर्ड के अंदर उसको रख देते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि ये डाटा हमेशा रहेगा, इस वजह से इसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इसको चेंज नहीं करते यूजुअली, सिर्फ इसको रीड करते हैं, यानी जो भी उन्होंने चीज़ इसके अंदर स्टोर कर दी है आपके सीपीयू ने, आपके कंप्यूटर ने, उसको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, यानी उसमें हम ये नहीं है कि हमने जिस तरह आपके पास यूएसबी होती है 16 GB की, फर्ज करें यूएसबी आपके पास, तो आप देखते हैं कि आपने मूवी की उसको डिलीट किया, अगली कर ली, ऐसा नहीं है। ये जो चिप्स हैं इसके अंदर जो भी डाटा एक दफ़ा रख दिया उन्होंने, यूजुअली हम उसको सिर्फ रीड करते हैं, उसके अंदर रीराइट हम नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं वो इसके अंदर उससे रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर या उससे रेलेवेंट जो कमांड्स हैं वो इसके अंदर रख दी जाती हैं कि इवन अगर मतलब हाँ, मतलब ये चीज़ जो है उससे कभी भी दूर ना हो या ये चीज़ उसको हर वक्त एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो जैसे क्रिटिकल हमारे पास बायोस है, बायोस हमारे सिस्टम को ऑन होने में हेल्प आउट करता है, चलने में हेल्प आउट करता है, वो हर चीज़ को कनेक्ट कर देता है। तो रोम के अंदर जो है रीड ओनली मेमोरी आती है। ठीक है, तो इसके अंदर उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये हमेशा से वहाँ रहती है। तीसरी मेजर टाइप हमारे पास कैशे थी। कैशे जो है ये जिस तरह मैंने बात की थी कि यूजुअली जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या फ्यूचर में जो हमें चीज़ चाहिए उसको स्टोर करने में यानी जो चीज़ चाहिए उसको रजिस्टर जो है कैशे के अंदर किया जाता है। यानी एक छोटी सी मेमोरी पॉइंट है जिसके अंदर अगली कोई चीज़ अगर फ्यूचर में हमें समझ फर्ज करें कि हमें जैसे यूट्यूब का मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि मैंने वो खोल ली है, तो वो कैशे मेमोरी में उसके जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो स्टोर हो जाएँगे। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा खोलूँगा तो आप देखेंगे कि वो ज़रा क्विकली जो है वो चीज़ें लोड हो जाएँगी। तो कैशे में इस तरह की चीज़ें जो है रिज़र्व्ड जो है मेन मेमोरी के अंदर रखी जाती हैं जो हमें फ्यूचर के अंदर चाहिए होती हैं। आजकल के जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर 3 लेवल्स की कैशे आती है, ठीक है? यानी कि L3 कैशे मतलब यहाँ पे है कि 3 लेवल्स हैं कैशे के। माइक अपना ऑफ कर लें काइंडली। और लेवल 2 यानी 3 लेवल्स का मतलब ये है कि हमारे पास 3 डिफरेंट उसके अंदर कैशे मेमोरीज़ हैं, ठीक है? एक के अंदर किसी तरह का मतलब मे बी जो फ्यूचर के अंदर हमने जो डाटा लोड करना है वो स्टोर हो, जो नेक्स्ट है उसके अंदर में भी जो हमें फ्यूचर में जो कह लें कि इनपुट आउटपुट से रेलेवेंट डाटा है वो स्टोर हो। तो इस तरह 3 डिफरेंट लेयर्स के अंदर ये 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चीज़ें अब जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर ये कैशे मेमोरी आती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर पिछले कंप्यूटर्स देखें, प्रीवियस जनरेशंस देखें तो उसमें कैशे मेमोरी एक ही होती थी, उसी के अंदर सारा कुछ होता था। लेकिन अब जो है यूजुअली डिवीज़न जो है वो की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है? तो प्राइमरी स्टोरेज क्या है? वो स्टोरेज जो कि हमारे सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल है, जिसको वो फ़ौरन तौर पे यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो फ़ौरन तौर पे यूज़ करने में हमने कहा 3 उसके पास ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जिसको वो यूज़ कर सकता है, रैम, रोम और कैशे, ठीक है? तो ये ऐसा डाटा है इनके अंदर, या ऐसे स्टोरेज हैं जिनके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा वो हमारे सीपीयू को डायरेक्टली अवेलेबल होगा, ठीक है? वो उसको फ़ौरन यूज़ कर सकता है।
बाकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये हमारे सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। तो हम जो है इसको इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू इसको एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी मेजर एग्जांपल है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर फर्ज करें आपकी कोई मूवी पड़ी हुई है, या कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई असाइनमेंट पड़ी हुई है, तो वो हमारी मेन सीपीयू उसको एक्सेस नहीं करेगा जब तक कि आप उस पर जाके क्लिक नहीं करेंगे। आप जब जाके उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, उससे क्या होगा कि वो अब हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर लोड हो जाएगी, ठीक है। आपकी रैम के ऊपर लोड होगी। जब वो रैम में लोड होगी तो अब हमें पता है कि रैम बेसिकली क्या है, हमारी प्राइमरी स्टोरेज है। तो रैम का डाटा जो है वो हर वक्त एक्सेसिबल होता है आपके सीपीयू के लिए। तो हार्ड ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, क्योंकि इसका डाटा, सारा डाटा फर्स्ट करें 2 टीबी है, 3 टीबी है, तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता सीपीयू को। जो चीज़ हम खोलेंगे वो रैम में जाएगी और रैम से फिर वो अवेलेबल हो जाएगी आपके सीपीयू के लिए, ठीक है। इसी तरह कोई बंदा पूछ रहा था मेरे ख्याल कि भाई हमारी अगर स्टोरेज ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें कि एक फ़ोन है आपके पास जो 32 जीबी है फ़र्ज़ करें, और एक फ़ोन है 64 जीबी है, तो क्या 64 जीबी वाला फ़ोन जो है वो ज़्यादा लोड लेगा या ज़्यादा हल्का चलेगा? तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो स्टोरेज जो है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। तो जब तक हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे, जब तक उसमें से कोई चीज़ खोलेंगे नहीं, तब तक वो सीपीयू में लोड नहीं होगी, आपके फ़ोन में लोड नहीं होगी। तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा वो, यानी कि वो एज़ सच कोई लोड इंक्रीज़ नहीं करेगा आपके सिस्टम के ऊपर। हार्ड ड्राइव हमारे पास बेसिक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज। और अब जिस तरह मैंने बात की सेकेंडरी स्टोरेज है, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ इसमें पड़ी हुई है वो हम जब रैम में लोड होगी तब सीपीयू के लिए एक्सेसिबल होगी, ठीक है। वैसे तो हमारी विंडोज़ जो है वो भी हमारी इस हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम, हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारा जो बायोस जिसकी मैं बात कर रहा था, वो चिप जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप हार्ड ड्राइव में से विंडोज़ जो है उसको उठा के रैम के अंदर लोड कर दें। जब रैम के अंदर वो लोड हो जाती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सेसिबल हो जाती है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो ये एक, आप ज़ाहिर बात है 2 क्या 4 टेराबाइट्स, 5 टेराबाइट्स, इवन मल्टीपल आप लगाएँ तो बहुत ज़्यादा टेराबाइट्स पे भी आप जा सकते हैं। तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको इसको ज़हन में रखें। ये जितने भी हैं, आपका सबसे कम तो बिट है, ठीक है, बिट सबसे कम स्टोरेज है, उसके बाद बाइट आ जाता है, ठीक है। इसमें फ़र्क आप ज़हन में रखिएगा। फिर मेगाबाइट आ जाता है जिसको आप एमबी कहते हैं। चलो मैं एमबी लिख देता हूँ यहाँ पे, एमबी इससे नेक्स्ट है। फिर बल्कि केबी आपके पास आएगा पहले, किलोबाइट्स, उसके बाद फिर मेगाबाइट्स, एमबी जिसको आप कहते हैं कि इतने एमबी, इतने एमबी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जीबी है, ठीक है। फिर इवन 1024 जीबी जो है उसको आप कहते हैं टेराबाइट, ठीक है। तो टीबी जो आप लिखते हैं टेराबाइट्स, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये बता दूं आपको, ठीक है। तो 1 बिट की वैल्यू तो 1 ही है, और 8 बिट्स जो हैं वो मिलके एक बाइट बनाती हैं, ठीक है। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। तो ये इस तरह 1000 बाइट्स जो है वो मिलके किलो बाइट बनाएंगी। और 1024 यूजली वैसे होता है, 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 KB, और 1024 MB जो है वो मिलके 1 GB बनाएंगे। और इसी तरह 1024 GB जो है वो टेराबाइट जो है वो आगे से आगे डिवीजन हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो यूजली जो हार्ड ड्राइव होती है हमारे पास, वो रोटेटिंग, उसमें वो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, आई गेस मैंने पहले भी बात की थी कि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिस्क्स होती हैं मेटल की, 3-4 डिस्क्स होंगी, और एक रीडर है, ठीक है। एक मोटर लगी हुई है जो कि इन डिस्क्स को घुमाती है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही हम कंप्यूटर चलाते हैं तो, या आप हार्ड ड्राइव को नोट करें तो उसमें ऐसे लगता है जैसे वाइब्रेशन से शुरू हो गई है, तो उसकी आवाज़ आती है स्पेसिफिकली एक। तो ये डिस्क्स जो हैं ये मूव करती हैं, और इसके ऊपर एक रीडर जो है वो लगा होता है जो कि डाटा रीड करता है। तो इस वजह से, क्योंकि रोटेशन इसमें हो रही होती है, तो एक पैरामीटर इनका ये भी है कि इनकी रोटेशन स्पीड कितनी है। तो यूजुअली जो है स्पीड जिस पे ये घूम रही होती हैं वो 4500 से 7200 आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो तकरीबन 5000 चक्कर जो हैं वो लगा रही होती है।
तो इसी तरह जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्क एक्सेस टाइम होगा, ठीक है? तो ये मिली सेकेंड्स के अंदर है, यानी कि 10⁻³ सेकेंड्स के अंदर इसका टाइम है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है आपके सामने। तो जितनी जल्दी वो घूमेगी उतनी जल्दी ज़ाहिर बात है हमारा रीडर जो है उस रिक्वायर्ड डाटा पॉइंट पे पहुंच सकेगा और उसको रीड कर सकेगा। तो ये इस तरह की लगती है आपकी मेन मैकेनिकल हार्ड ड्राइव। और ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो हैं वो अगर आपने रखी हुई हो आई होप, तो आपको आइडिया होगा कि वो ज़रा कॉम्पैक्ट हैं, इजी टू यूज़ हैं, यूएसबी कनेक्शन के साथ लग जाती हैं, जबकि इसके कनेक्शन जो हैं ये साटा बेस और इसको पावर कनेक्शन अलहदा से चाहिए जो कि मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो कुछ इसमें डिफरेंसेस जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को कैरी करने की कैपेबिलिटी, आप उसको लेके जाने की कैपेबिलिटी। अ, तो पोर्टेबिलिटी ज़ाहिर बात है, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है उसकी पोर्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको आपको पहले केस खोलना पड़ेगा, कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, उसके नट पेज खोल के और तारें हटा के आप उसको हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो ज़ाहिर बात है आप आराम से जैसे ही बस यूएसबी से अंदर प्लग इन करें और चल पड़ेगी। तो ये मेजर फ़र्क है। तो इंटरनल जो है वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, एक्सटर्नल ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पीड जो है इंटरनल हार्ड ड्राइव जो आप अंदर लगाते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि यूएसबी कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। इसी तरह एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में जो है स्टोरेज साइज़ जो है उसका, या उसका वैसे भी इंटरनल साइज़ जो है वो ज़रा रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म फैक्टर का होता है, क्योंकि हमें इसमें पोर्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि हम इसको ईज़िली कैरी कर सकें इधर-उधर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी के अंदर हमारे पास रैम रोम और कैशे थी। सेकेंडरी के अंदर आपने हमने यूँ लिखा कि हम मोस्टली जो है हार्ड ड्राइव हमारे पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज। यानी सेकेंडरी स्टोरेज ऐसा स्टोरेज है जो कि पड़ा तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही हुआ है, ठीक है? यानी हार्ड ड्राइव आप देखते हैं कि कंप्यूटर का हिस्सा है, लेकिन सीपीयू जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा होता। सीपीयू को उसको एक्सेस करने के लिए पहले उसको रैम में लोड करते हैं, फिर जो है वो हमारे पास उधर जाता है। लेकिन टर्शरी स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर का पार्ट ही नहीं होता, ठीक है? यानी जिस तरह फर्ज़ करें कि आप सीडी-रोम में कोई डाटा है, तो वो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। आप उसको सीडी-रोम को अपने कंप्यूटर में लगाएँगे, या फ़र्ज़ करें यूएसबी डिस्क में आपके पास डाटा है, यूएसबी में डाटा है, तो जब तक आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ लगाएँगे नहीं, तो वो डाटा हमारे कंप्यूटर के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है? लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में क्या था कि वो हमारे कंप्यूटर का पार्ट था। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क इसमें ज़रा ज़हन में रखें। तो टर्शियरी स्टोरेज जो है वो ज़्यादातर उधर यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमने डाटा कहीं स्टोर करके रख देना हो। जैसे फ़र्ज़ करेंगे आपका 1 साल ख़त्म हो रहा है या 1 सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करें कि पुराना जितना भी इस सेमेस्टर का डाटा है, उसको उठा के तो कहीं स्टोर कर दें। किसी सीडी-रोम में, किसी और चीज़ में स्टोर करके रख दें कि भई जब चाहिए होगा तो मैं ऐसे कर ले लूँगा। तो इस तरह की चीज़ के लिए हम टर्शियरी स्टोरेज जो है उसको यूज़ करते हैं। तो इसकी मेजर टाइप जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मैग्नेटिक टेप है और ऑप्टिकल डिस्क है। मैग्नेटिक टेप इतनी कॉमन नहीं है, ज़ाहिर बात है। हम आजकल जो है क्लाउड स्टोरेज पे चले गए हुए हैं। यानी अगर किसी ने कोई इस तरह का काम करना है, वो क्या करेगा कि मेबी गूगल से या अमेज़न से या किसी से क्लाउड के ऊपर डाटा ले लें, यानी गूगल ड्राइव के ऊपर जिस तरह होता है, तो उसके ऊपर चीज़ों को स्टोर कर लें। लेकिन ये भी एक फ़ॉर्म एग्ज़िस्ट करती है। तो ये उस तरह की जिस तरह की पुरानी टेप्स हमारे पास एग्ज़िस्ट करती थी, उस तरह की टेप है। ब्लैक सी मैग्नेटिक टेप इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है डाटा जो है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा जो है लेस एक्सपेंसिवली, क्योंकि सस्ती हैं ये और इनमें स्टोर किया जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें स्टोर करके इसको कहीं रख दिया जाएगा, अगर दोबारा चाहिए होगा तो इसमें से दोबारा डाटा कॉपी कर लिया जाएगा। तो टर्शियरी स्टोरेज के लिए मेजर हमारे पास पॉइंट वही आ जाता है कि ऐसा डाटा जो हमें हर वक़्त नहीं चाहिए, जैसे मेबी अ, कोई भी जैसे फ़र्ज़ करें कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, वो अपने साल के बाद अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको मेबी टर्शियरी स्टोरेज की किसी चीज़ में रख के स्टोर कर सकती है, ताकि अगर उसको कहीं आगे ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सेस करे, अदरवाइज़ मेबी नॉर्मल डे टू डे यूज़ में उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क, जो आप सीडी ड्राइव यूज़ करते हैं बेसिकली नॉर्मल। ऑप्टिकल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लेज़र्स इन्वॉल्व हैं, और जो उसकी वेवलेंथ होती है उसकी बेस के ऊपर डाटा जो है वो रीड किया जाता है।
तो ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास डिफरेंट तरह की हैं। आप जो नॉर्मल सीडी जो है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और इसी तरह इससे ज़्यादा स्टोरेज की डिवाइस जो है वो डीवीडी होती है, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। फिर इससे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ब्लू रे डिस्क की होती है। तो इनमें फ़र्क यही है कि इनमें जो रीडर जो होता है हमारा, जिसने डाटा रीड करना है, उसकी वेवलेंथ का फ़र्क होता है। तो जिस तरह स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसी तरह ज़्यादा लोअर वेवलेंथ के ऊपर वो चीज़ों को रीड कर सकता है। तो ये कुछ इनमें डिफरेंस शो किया हुआ है। सीडी रोम में तकरीबन 680 से 700 एमबी तक आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप के जो गेमें खेलते रहे हैं सीडियाँ ला के उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। इवन डीवीडी जो है ये तकरीबन 4.7 से 17 जीबी तक जा सकती है। यूजुअली 4.4 जीबी के अराउंड, 4.3 के अराउंड होती है, लेकिन अगर कोई अच्छी डीवीडी है तो वो 17 जीबी तक भी जा सकती है। तो ब्लू रे डिस्क जो है ये अब रिलेटिवली ज़्यादा इन है। जैसे फर्ज करें कि हमारे प्ले स्टेशन की गेम्स हैं, या कोई हाई एंड हमारे पास प्लेयर है, उसकी उसकी डीवीडी है। ब्लू रे डिस्क जो है, ये ब्लू रे प्लेयर्स भी आते हैं जो कि फर्ज करेंगे जो मूवीज हैं जो ब्लू रे में निकलती हैं उनको प्ले करते हैं। तो ये ज़्यादा स्टोरेज जो है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, और अप टू 50 जीबी जो है ये इसमें डाटा स्टोर की जा सकती है। तो वेवलेंथ जो मैं बात कर रहा था उसका फ़र्क है, ठीक है? देखें, अगर सीडी है तो वेवलेंथ जो है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, 780 है, ठीक है? तो जिस तरह आप ज़्यादा कैपेसिटी की तरफ मूव करते हैं, उसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती जाती है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको वही समझाने की कोशिश की हुई है कि सीडी रोम में जो है डाटा ज़रा खुला-खुला आप देख रहे हैं कि रीड कर रहा है, ठीक है? तो लेकिन जो डीवीडी है इसमें रिलेटिवली इसके कंपैरिज़न में डाटा ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड है। तो उससे ज़्यादा अच्छी डीवीडी जो है उसमें ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड है, और ये आप देख रहे हैं ब्लू रे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड डाटा है। इस वजह से इसका प्लेयर जो है वो ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ यूज़ करके उस डाटा को रीड करता है, और ज़्यादा क्लोज़ली जो है हर लेयर के ऊपर डाटा अवेलेबल होगा। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है इनके अंदर, इनकी कैपेसिटीज़ को आप अपने ज़हन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ़लाइन स्टोरेज भी आ सकता है। तो ये वो स्टोरेज है जिसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आपका सीडी रोम, आपकी यूएसबी ड्राइव्स हैं, तो ऑफ़लाइन स्टोरेज जो है उसको रिमूव किया जा सकता है, डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी ये मेजर्स एग्ज़ाम्पल हैं। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती, ज़िप डिस्केट भी यूज़ नहीं होती। यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है, और मेमोरी कार्ड जो है इसको हम देख लेते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो पुरानी होती थी, आई होप कि आपने देखी हो कम से कम। तो इसमें मैक्सिमम जो है अप टू 1.44 एमबी, ठीक है? तो आपको पता है कि आजकल जो हमारा आम सादा-सा मोबाइल भी जो तस्वीर खींचता है वो भी 4-5 एमबी की होती है, ठीक है? तो इसमें वो भी स्टोर नहीं होती थी। तो यूजुअली एक बड़ी फ्लॉपी होती थी और एक छोटी होती थी। लेकिन क्योंकि अब ये है नहीं, लेकिन आपको इसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंदर भी मैग्नेटिक जो हमारी हमने बात की है, टेप टाइप मैग्नेटिक डिस्क टाइप, इसके अंदर जो है वो रील होती थी जिसके अंदर वो डाटा स्टोर होता था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है ये यूज़ नहीं हुई। तो ज़िप डिस्केट जो है ये भी कह लें कि फ्लॉपी का ही नेक्स्ट वर्ज़न था, लेकिन ये ज़्यादा देर चला नहीं, क्योंकि इसमें और यूएसबी में इतना ज़्यादा टाइम डिले नहीं आया। तो यानी फ्लॉपी से जब मूव कर रहे थे हम यूएसबी के अंदर, तो ये कुछ अरसे के लिए ज़िप डिस्केट आई जिसकी फ्लॉपी से स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी, यानी 100 एमबी, 200, 250 एमबी तक इसमें स्टोर किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि फ़ौरन हमारे पास जो है उसी दौर में यूएसबी ड्राइव्स आ गईं, फ्लैश ड्राइव्स, तो इन्होंने फिर जो है उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो रिमूवेबल या ऑफ़लाइन स्टोरेज है मोस्टली हम इन फ्लैश ड्राइव्स के अंदर यूज़ करते हैं, और हमारे पास ये अब इवन 2 टेराबाइट भी जो है आपको अली एक्सप्रेस से में भी 400-500 की मिल जाए। तो अब स्टोरेज जो है काफ़ी हद तक यूएसबी के अंदर बहुत ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल और सस्ता हो चुका है। उसके अलावा मेमोरी कार्ड जो है, ये भी आपके पास एक तरह का ऑफ़लाइन स्टोरेज है। आपको पता है कि मेमोरी कार्ड को आप कार्ड रीडर में डाल के, या इवन कई कंप्यूटर्स जो हैं उसमें डायरेक्टली मेमोरी कार्ड रीडर जो है दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड जो है आपको पता है कि कैमरास के अंदर, एमपी3 प्लेयर्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लगाए जाते हैं स्टोरेज को बढ़ाने के लिए।
तो ये सारे जो हैं आपके पास ये दिए हुए हैं, एसडी कार्ड, मिनी एसडी कार्ड, इसके फॉर्म फैक्टर के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंस है। यूजुअली जो हम फ़ोन के अंदर लगाते हैं वो मिनी एसडी कार्ड या होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो हैं एसडी कार्ड जो हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड, ये यूजुअली आप देखेंगे कि कैमरास जो हैं सोनी का या कैनन का या नाइकन का, उसके अंदर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। कार्ड रीडर आपके पास इस तरह की डिवाइस है जिसके अंदर डिफरेंट कार्ड स्लॉट्स, डिफरेंट कार्ड्स को इंसर्ट करने की जगह अवेलेबल है, और ये किसी भी कंप्यूटर के साथ यूएसबी कनेक्शन के साथ वर्क कर सकता है। तो यहाँ तक तो हमने कवर किए हैं जी कौन-कौन सी स्टोरेजेस होती हैं, ठीक है? तो अब कुछ फीचर्स की बात है, जिस तरह मैं बता रहा था कि जिस तरह मॉनिटर्स की हमने बात की थी, तो मॉनिटर्स में डिफरेंट फीचर्स थे, जिस तरह रेज़ोल्यूशन है, एस्पेक्ट रेशियो है, कंट्रास्ट रेशियो है, पिक्सल डेंसिटी है। तो इसके अंदर भी हमारे पास कई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस से रेलेवेंट हैं। जैसे वोलेटिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी है, एड्रेसेबिलिटी है। तो इनको हम स्टडी करेंगे। तो वोलेटिलिटी 2 तरह की हो सकती है आपकी स्टोरेज जो है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो अगर तो हमारे स्टोरेज को हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है उसको पावर चाहिए अपने मेमोरी को स्टोर रखने के लिए, चीज़ों को स्टोर रखने के लिए, तब हम कहेंगे कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है? तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब, वोलेटाइल चीज़ क्या होती है जो कि मतलब स्टेबल ना हो, ठीक है? उड़ सके। जैसे हम कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो वोलेटाइल है, आप उसको बंद करके रखेंगे तो वो पड़ा रहेगा, अगर आप उसके ढक्कन को खोल देंगे किसी भी चीज़ में जिसमें बंद है, तो वो उड़ जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल है, ठीक है? वो अनस्टेबल है। तो इस वजह से ये मेमोरी जो है अनस्टेबल है, और इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो इसकी मेजर एग्जांपल क्या होगी? हमारे पास रैम, जिस तरह हमने पढ़ी है, ठीक है? रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों है? क्योंकि हमें उसको कांस्टेंट पावर देनी पड़ती है उसके अंदर चीज़ें स्टोर रखने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही लाइट जाएगी तो रैम खाली हो जाएगी, तो दोबारा उसमें डाटा नए सिरे से हम लोड करेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कोई भी ऐसी मेमोरी जो कि जिसमें हमें कोई भी एक्टिव पावर जो है कांस्टेंट ना देनी पड़े, उसको डाटा रिफ्रेश दोबारा-दोबारा ना करना पड़े, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है अवेलेबल हो सके। जैसे आपकी यूएसबी ड्राइव्स हैं, आपकी हार्ड ड्राइव है, तो ये सारी मेमोरीज़ क्या हैं? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी का भी फ़र्क है। इसमें रीडिंग का फ़र्क आ जाता है। एक 2 तरह की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एड्रेस, ठीक है? तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आपके पास फ़र्ज़ करें कि हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव में मैंने कहा था कि हमारे पास इस तरह की डिस्क्स होती हैं जिसके ऊपर रीडर जो है हमारा, वो उस पॉइंट पे जाके रीड करता है, ठीक है? और ये इस तरह घूम रही है इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, फ़र्ज़ करेंगे मैं भी इस पॉइंट पे हूँ और मुझे एक डाटा एक्सेस करना है जो कि इस पॉइंट पे है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है डिस्क मूव करेगी, घूम के मेरा रीडर इसके ऊपर आएगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है? तो इस वज़ह से आप देखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है उसको थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, और वो दूसरे मेमोरी पॉइंट से, दूसरे एड्रेसेस से गुज़र के ही उस तक पहुँच सकता है, क्योंकि रीडर को उस तक पहुँचने के लिए मतलब कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़, कोई डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एड्रेस, जिसमें हम अ, सीक्वेंशियली उसके ऊपर पहुँच सकते हैं कि दूसरों के ऊपर से मूव करके उसके ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली उस मेमोरी को एक्सेस कर सकूँ, यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे था, अगर मेरा रीडर डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता होता, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि रैंडम एक्सेस। मैं उसको क्विकली जो है उसी वक़्त एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेजर फ़र्क है। यानी जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर तो आप सीक्वेंशियल एड्रेस देखेंगे, ठीक है? यानी कि हमें कुछ टाइम लगेगा अपने डाटा अगले नेक्स्ट डाटा पॉइंट तक पहुँचने में, क्योंकि हमारे रीडर ने बाकियों के ऊपर से मूव करके उधर जाना है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपका कोई डाटा आपके माइक्रो एसडी कार्ड में है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर है, यानी जैसे कि आपकी फ़ोन की मेमोरी होती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम डायरेक्टली जो है उस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है? इसमें रीडर नहीं है कोई, हमें सिर्फ़ एड्रेस पता है, हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके वो चीज़ रीड कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम रैंडमली किसी भी पॉइंट को एक्सेस कर सकें, तो वो रैंडम एक्सेस है। अगर हमें दूसरों के ऊपर से मूव करके वहाँ पे जाके एक्सेस करना पड़े, तो वो क्या है? सीक्वेंशियल एड्रेस। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो किसी भी टाइम पे
किसी को भी हम एक्सेस कर सकें, तो वो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस। अगर दूसरी इंफॉर्मेशंस के ऊपर से गुजर के उनको रीड करके अगली इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़े, तो वो क्या हो जाएगी, सिक्वेंशियल एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेबिलिटी है, ठीक है, तो अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी ओवर रिटन एट एनी टाइम। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई स्टोरेज म्यूटेबल है, तो इसका मतलब है कि वो हमें ये अलाउ करता है कि हम उसको दोबारा राइट कर सकें। जैसे इवन आपको आइडिया होगा कि सीडी रोम जो है, कई जो हैं वो एक ही दफ़ा राइट हो सकते हैं, लेकिन कई हमारे पास सीडी रोम आते हैं जो रीराइट भी की जा सकती है, जिसके ऊपर डाटा, ठीक है। जैसे हमारे पास यूएसबी है, उसके ऊपर आपको पता है कि उसकी अगर जितनी भी स्टोरेज है, 8 जीबी है, 16 जीबी है, तो वो म्यूटेबल है। यानी उसको हम एक चीज़, हमने एक मूवी डाली थी, उसको मैं डिलीट करके अगली डाल लूंगा, तो वो हमें इस चीज़ को अलाउ करता है, ठीक है। यानी हम उसमें रीड राइट दोबारा कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर म्यूटेबल नहीं होगी, तो उसका क्या मतलब है कि सिर्फ आप एक ही दफ़ा जो है उसको राइट कर सकते हैं, वो उसको चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो 3 तरह की म्यूटेबिलिटी हो सकती है, हमें रीड राइट अवेलेबल हो, सिर्फ रीड ओनली हो, या स्लो राइट और फास्ट रीड हो। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट अवेलेबल होती है। तो रीड राइट स्टोरेज म्यूटेबिलिटी क्या है, जिस तरह आपके पास यूएसबी में एग्जिस्ट करती है, कि वो हमें अलाउ करता है कि हम उसके अंदर कोई भी डाटा जब मर्जी डाल लें, जब मर्जी रीड कर लें, तो वो ये क्या हो जाएगी, रीड राइट म्यूटेबिलिटी। रीड ओनली, जिस तरह हमारे पास रोम में मैंने बात की थी, ठीक है, रोम में क्या हो रहा था कि जो जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसने वो स्टोरेज उसमें उस चिप के अंदर वो स्टोर करके इंफॉर्मेशन भेज दी, हम सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसने हमें ये एक्सेस नहीं दी हुई कि हम उसको चेंज कर सकें। तो इस तरह के स्टोरेज को हम कहेंगे कि ये इम्यूटेबल स्टोरेज है, यानी इसको म्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इसकी, सिर्फ एक ही दफ़ा राइट हो सकती है। इवन जो आपका सीडी रोम, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि सीडी आप लेते हैं राइट करने के लिए, और अगर वो रीराइटेबल नहीं है, तो आप देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही दफ़ा राइट होगी, और जब वो राइट हो जाएगी तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकेंगे, उसके अंदर दोबारा चेंजिंग जो है आप नहीं कर सकेंगे। स्लो रीड, स्लो राइट पर फास्ट रीड, ये मॉडर्न चिप्स जो है, जो बायोस से रेलेवेंट आती हैं, रोम की चिप्स, उसके अंदर ये एक खसूसियत होती है। अगर किसी ने बायोस को अपडेट किया हो, तो उसने देखा होगा कि बायोस फाइल जो है वो मे बी 2 MB की हो या 1 MB की हो, लेकिन उसको राइट करने में आपका उसको मतलब इंस्टॉल करने में आपका कंप्यूटर जो है मे बी इवन 4-5 मिनट जो है वो ले लें, ठीक है, क्योंकि ये स्लो राइट और फास्ट रीड होती है। तो जो हमारे पास यूजुअली चिप्स जो कह लें के हैं, जिसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरर उसके अंदर हमें अलाउ करता है कि हम उसको राइट कर सकें या अपडेट कर सकें इन द फ्यूचर, तो वो स्लो राइट होती है, क्योंकि उसके अंदर हार्ड कोड करना होता है आपने डाटा, यानी उसके अंदर से डाटा इजीली रिमूव नहीं हो सकता। तो ये फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल होती है आपके पास कंप्यूटर के अंदर, यूजुअली बिल्ट इन चिप्स के अंदर होती है। तो एड्रेसेबिलिटी जो है, ये आपकी लोकेशन बेस्ड एड्रेस भी हो सकता है, फाइल बेस भी हो सकता है, और कंटेंट बेस भी हो सकता है। तो लोकेशन बेस्ड एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब होगा, फर्ज करें कि आपको पता है कि सी ड्राइव में क्या चीज़ पड़ी हुई है, या डी ड्राइव में क्या चीज़ पड़ी है। वैसे तो इसका न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, जिससे मैंने बात की थी कि अगर किसी की हार्ड ड्राइव ख़राब हो, तो उसको आइडिया होगा कि वो एरर दे देता है कि एक्स ऐसे कुछ नंबर लिखे होते हैं, और वहाँ लिखा होता है जी बैड सेक्टर, ठीक है, ये एड्रेस होता है उस जगह का। तो फर्ज करें जिस तरह आपके पास मैकेनिकल हार्ड ड्राइव थी, अब उसके अंदर से फर्ज करें कि इस स्पॉट के ऊपर जो है हमारे पास बैड सेक्टर आ गया, यानी कि यहाँ से अब डाटा मजीद रीड नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो डिस्क वहाँ से वॉर्न आउट हो गई है, या हो सकता है वो रीडर वहाँ पे जाके फंस जाता है, या कोई मसला हो जाता है, तो बैड सेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे लेकिन ये जहन में रखें कि हर जो भी डाटा पॉइंट है, जो भी जगह है हमारे पास स्टोरेज के अंदर, उसका एक एड्रेस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसका एक एड्रेस है, जिसको यूज करके कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा इस एड्रेस पे हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो लोकेशन बेस्ड एड्रेस जो है ये होती है, हमारे पास ये हो सकता है। फाइल बेस्ड एड्रेस क्या हो सकता है, जैसे आपने फर्ज करें कोई फाइल रखी हुई है, आपने फोल्डर बनाया हुआ है सेमेस्टर बेस के भी, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो फाइल बेस्ड डाटा, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसको वो मे बी फोल्डर जो आपने बनाया हुआ है उसी से आइडेंटिफाई किया जा रहा हो।
कंटेंट बेस आपके पास एड्रेस भी हो सकते हैं, जैसे फर्ज करें कि आप देखते हैं कि आपने चीज़ें रखी हुई हैं, पीडीएफ फाइल्स इकट्ठी जो हैं उनको आपका कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सकता है, या MP3 आपने फाइल्स रखी हुई थी, गाने रखे हुए थे, तो उसको जो है इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो ये वाला जो है अ, ये भी कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग भी जो है हमारा ये कंप्यूटर यूज़ करता है, और यूजुअली कैशे मेमोरी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अदर एग्जांपल्स जो हैं ये पंच कार्ड हो गए। पंच कार्ड हमने हिस्ट्री में भी पढ़े थे कि पंच कार्ड्स के अंदर भी हम स्टोरेज कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज जो है अब मॉडर्न हमारे पास आया हुआ है। तो इस तरह पंच कार्ड्स के अंदर क्या होगा कि हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर होल्ड करके अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और बाद में हम उस कार्ड को उसी बेस के ऊपर रीड करके उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा पुराना मेथड है, लेकिन मे बी अब इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास दूसरे जो मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लाउड स्टोरेज है। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है जी, कि स्टोरेज ऑफ द डाटा ऑनलाइन ऑन द क्लाउड, यानी कि हमारे पास डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जैसे आपको पता है कि गूगल ड्राइव जो है आपको 15 GB जो है डाटा दे रहा होता है, तो आप उसको कभी भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी मोबाइल के अंदर लॉग इन करके अपनी फोटोज को देख सकते हैं, अपने डाटा को देख सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमें चीज़ों को स्टोर नहीं रखना पड़ता। अब ये नहीं है कि मैं एक हार्ड ड्राइव अपने साथ उठाई फिरूँ। अगर वो चीज़ क्लाउड पे पड़ी है, मुझे पता है मुझे कहीं भी इंटरनेट मिलेगा, तो मैं उसको अपना से लॉग इन करके उस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर रिलायबिलिटी ज़्यादा है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, और प्रोटेक्शन जो है डाटा की वो बहुत अच्छी है। यानी आप देख लेंगे जैसे ही हम किसी पे लॉग इन करने लगते हैं, इवन हमें जिस भी गूगल पे फ़र्ज़ करें है, तो उनकी तरफ से आपके पास ईमेल आ जाएगी कि इस डिवाइस ने आपके अकाउंट को लॉगिन किया है, इस जगह से लॉगिन किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब क्लाउड स्टोरेज में ज़्यादा अच्छी अवेलेबल हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, गूगल ड्राइव है, फ्लिकर है, माइक्रोसॉफ्ट की स्काई ड्राइव है, अमेज़न बड़ी सर्विसेज़ इसमें प्रोवाइड कर रहा है। रेड क्या है जी, रिडंडेंट ये मुखफ़्फ़ है रेड, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट और क्या लें इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। तो रेड एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है स्टोरेज को बैकअप करने के लिए। आपको याद होगा कि हमने जब बेसिक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको कहा भी था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगाए जाते हैं। वहाँ पे जो है वो चीज़ें 24 घंटे चल रही हैं, और डाटा बड़ा क्रिटिकल है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके सेमेस्टर का डाटा है, आपके हर आपके हर क्या लें कोर्स के अंदर क्या सीजीपीए है, क्या रिज़ल्ट है आपका, आपकी डीएमसी का डाटा है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। तो उसको जो है मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, मल्टीपल जगह के ऊपर स्टोर किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास अ, जगह, ये जो रेड टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है कि इसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो लगी होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि 3 हार्ड ड्राइव्स इकट्ठी लगी हुई हैं। अब ये जो है रेड जो है रिडंडेंट अरे इंडिपेंडेंट इनएक्सपेंसिव, इसमें क्या होगा कि ये जिस भी कंप्यूटर के साथ हम इसको लगाएँगे, अब उसके अंदर उसका बैकअप जो है वो इस हार्ड ड्राइव के अंदर भी स्टोर करेगा, इसके अंदर भी स्टोर करेगा, इसके अंदर भी स्टोर करेगा। तो इन केस हमारे पास जो मेन हार्ड ड्राइव जो हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है, उसके अंदर कोई मसला बनता है, उसका कोई डाटा खराब होता है, तो हमारे पास 3 और जगह के ऊपर वो डाटा हर वक़्त अवेलेबल होगा। ठीक है? तो अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली अब क्या करते हैं इंस्टीट्यूट्स के वो यूजुअली क्लाउड स्टोरेज बाय करके उसके ऊपर भी डाटा अपना स्टोर कर लेते हैं। यानी एक तो उनके अपना पास जो है डाटा बैकअप पड़ा हुआ है, और एक बैकअप उनके पास ऑनलाइन पड़ा रहता है जिसको वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास पूरा हो गया। हाँ, आज का लेक्चर हमारा, इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।